4 जून 2025। यूक्रेन के ऊपर रात का आसमान अफरा तफरी में बदल गया। सायरन जोर से बजने लगे क्योंकि 4 बड़े शहर कीव, लविव, नीप्रो, ओडेसा एक ऐसे हमले की चपेट में आ गए जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। 400 आत्मघाती ड्रोन और 40 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश हुई, जिससे हवाई सुरक्षा ध्वस्त हो गई। धमाकों ने रात को रोशन कर दिया, इमारतों को हिला दिया और पड़ोस को अंधेरे में डुबो दिया। यूक्रेन की ढाल, जो कभी लचीलेपन का प्रतीक थी, हमलों की भारी संख्या के कारण टूटने लगी। महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। पावर स्टेशन, कम्युनिकेशन हब और सैन्य बैरक तबाह हो गए। संदेश साफ था, कहीं भी सुरक्षित नहीं था। यूक्रेनी सेना ने इसे एक विनाशकारी वृद्धि बताया। मॉस्को में अधिकारियों ने वादा किया कि यह तो बस शुरुआत है। यह सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं थी, यह इरादे की घोषणा थी। एक नया गहरा अध्याय शुरू हो गया था, जिससे यूक्रेन और दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आगे क्या होगा। विनाश के पैमाने ने सबसे कड़े पर्यवेक्षकों को भी स्तब्ध कर दिया। युद्ध एक भयानक नए चरण में प्रवेश कर चुका था। तूफान यूक्रेन की एक चाल से शुरू हुआ, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। जून की शुरुआत में यूक्रेन ने 117 लंबी दूरी के ड्रोन लॉन्च किए, जो अपनी जमीन से नहीं बल्कि रूस के अंदर से थे। रूस के कई क्षेत्रों में शेड में छिपे ड्रोन ने रणनीतिक एयरबेस पर हमला किया, जिससे रूस के कीमती बमवर्षक और जासूसी विमानों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने 41 विमानों के हिट होने का दावा किया, जिसमें अरबों का नुकसान हुआ और रूस के 1/3 रणनीतिक मिसाइल वाहक प्रभावित हुए। इस हमले ने मॉस्को के हवाई अड्डों को बंद करने पर मजबूर कर दिया और क्रेमलिन में झटके भेजे। यह यूक्रेन के लिए एक साहसिक मनोवैज्ञानिक जीत थी, लेकिन इसकी एक कीमत थी। दुनिया देख रही थी, यह जानते हुए कि ऐसा हमला एक भयंकर प्रतिक्रिया को उकसाएगा। कीव ने चुनौती दी थी, भालू अब पूरी तरह जाग चुका था। रूस की प्रतिक्रिया तेज और जबरदस्त थी। 4 जून का हमला सावधानी से नियोजित था, यूक्रेन की सुरक्षा को तोड़ने के लिए एक व्यापक हमला। पहले ड्रोन ने हमला किया, जिससे हवाई रक्षा बैटरी खत्म हो गई। उसके बाद मिसाइलों ने प्रमुख शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। पावर ग्रिड फेल हो गए, संचार लाइनें ठप हो गईं और सैन्य बैरक जल गए। 50 से ज्यादा सैनिक मारे गए और सड़कों पर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि आपातकालीन सेवाएं जवाब देने के लिए संघर्ष कर रही थीं। यह हमला यूक्रेन को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह से पंगु बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। रूस ने दिखाया कि वह प्रतिबंधों और असफलताओं के बावजूद अभी भी भारी विनाश कर सकता है। संदेश, यूक्रेन की ढाल को कभी भी तोड़ा जा सकता है। युद्ध का संतुलन बदल गया था। यूक्रेन को एक नया अस्तित्व का खतरा था। दुनिया ने अलार्म के साथ प्रतिक्रिया दी, लेकिन कार्रवाई कम हुई। नाटो ने रूस के हमले की निंदा की, लेकिन सीधी दखलंदाजी से परहेज किया। मॉस्को ने पश्चिम पर मिलीभगत का आरोप लगाया, चेतावनी दी कि सभी विकल्प खुले हैं। राजनयिक चैनल जम गए और वैश्विक शक्तियां देख रही थीं, अपनी अगली चालों की गणना कर रही थीं। यूरोपीय एकता में दरारें दिखाई दी, क्योंकि कुछ देशों ने नए प्रतिबंधों पर अपने हितों को प्राथमिकता दी। विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि रूस का शक्ति प्रदर्शन यूक्रेन के लिए विनाशकारी हो सकता है अगर इसे दोहराया जाए। इस हमले ने पश्चिमी समर्थन की सीमाओं और औद्योगिक पैमाने पर युद्ध की क्रूर वास्तविकता को उजागर किया। अब सवाल यह था, कौन ज्यादा समय तक टिक सकता है, यूक्रेन या रूस? दुनिया का संकल्प परखा जा रहा था। दांव कभी इतने ऊंचे नहीं थे। यूक्रेन चौराहे पर खड़ा है, पस्त लेकिन टूटा नहीं। ऑपरेशन स्पाइडर वेब ने सरलता दिखाई, लेकिन रूस की जवाबी कार्रवाई विनाशकारी थी। विनाश का पैमाना यूक्रेन को आधुनिकता से दूर करने की धमकी देता है, इसके मूल आधारों को निशाना बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश ज्यादा है, लेकिन ठोस समर्थन अनिश्चित और धीमा है। रूस दांव लगा रहा है कि वह पश्चिमी संकल्प को मात दे सकता है। हर हमला यूक्रेन की सुरक्षा और वैश्विक एकता को कमजोर करता है। यूक्रेनी संप्रभुता का भविष्य अधर में लटका है, आशा और निराशा के बीच झूल रहा है। दुनिया देख रही है, इस घातक खेल में अगली चाल का इंतजार कर रही है। कमेंट करें, क्या आपको लगता है कि यूक्रेन रूस के ऐसे एक और जवाबी हमले को झेल पाएगा या फिर खेल खत्म? और अगर आप चाहते हैं असली निष्पक्ष युद्ध अपडेट्स,
तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।